हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज का जो टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। ठीक, इसके जगह पे आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये तत्व भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक, सिद्धांत की जगह पे ज़्यादातर जगह पे तत्व लिखा रहता है, तत्व लिख लीजिएगा वहाँ पर। ठीक, तो राज्य के नीति निर्देशक, निर्देशक में भी क्या है, निर्देशक जो शब्द है ये आपका, ये शब्द आपके कहीं पर निर्देशक लिखा रहेगा, कहीं पर निदेशक लिखा रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या करके लिखा हुआ, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। लास्ट टॉपिक इस पॉलिटी श्रृंखला में हम लोग पढ़ रहे थे, उसका नाम था मौलिक अधिकार। ठीक, भाग 3 पढ़े थे, उसके आगे का भाग 4 है। ठीक, इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा बात क्या। देखिए समझिए यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब निर्देशक सिद्धांत है, किसके लिए, तो स्टेट पॉलिसी के लिए। यहाँ पे स्टेट शब्द का मतलब क्या है, तो स्टेट शब्द का मतलब पहली बात तो जो कि राज्य व्यवस्था एक परिचय जब पढ़ रहे थे आप, ठीक है, पहला चैप्टर जो पढ़ाए थे पॉलिटी का, उसमें जो स्टेट शब्द का मतलब है वही स्टेट। ठीक है, मतलब इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश इस तरह के स्टेट से लेना देना नहीं है। यहाँ पे स्टेट का मतलब ओवरऑल है। ठीक, जो कि पूरे भारत के संदर्भ में बात करते हैं। डिटेल जानने के लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कि वहाँ पे राज्य का मतलब क्या होता है। उसके बाद मौलिक अधिकार जब पढ़ रहे थे तो एक आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 12 में आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, ये स्टेट के बारे में मिलेगा कि स्टेट का क्या मतलब होता है। तो फिर आपको वो देखना पड़ेगा। तो दो बातें समझिएगा तब आपको स्टेट का पूरा ठीक से मतलब समझ में आ जाएगा। तो वो आपको वहाँ पे जाके देखना है, समझना है उसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो कि स्टेट पॉलिसी का क्या मतलब। तो ये स्टेट पॉलिसी बेसिकली राज्य जब भी नीति बनाएगा तो इस अध्याय के अंतर्गत जो भी नियम वगैरह सिद्धांत वगैरह दिए हुए हैं उसकी बात करेगा, उसको देखेगा, समझेगा और उसके बिहाफ पे नीति बनाने का काम करेगा। ठीक, अब नीति किस लिए बनेगा, क्यों करवाएंगे नीति बनाने के काम करेंगे। पहली बात एक और समझ लीजिए कि ये जो पार्ट है भाग 4, ये जब शुरुआती दौर में संविधान सभा में बातचीत हो रहा था तो इसको रखा गया था मौलिक अधिकार के साथ ही, इसको मौलिक अधिकार के साथ रखा गया था। लेकिन जब बाद में हुआ ये कि हमारा देश तुरंत आज़ाद हुआ था, आज़ाद मतलब इसमें जितनी भी बातें हैं वो बेसिकली लोक कल्याणकारी कार्य के लिए है। ठीक, लोक कल्याण की स्थापना के लिए है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमारे पास संसाधन उतने अच्छे तरीके से थे नहीं, मतलब जितने संसाधन की आवश्यकता थी उतने संसाधन थे नहीं। मतलब हम लोग शुरुआती दौर में थे कि भाई आज़ाद हुए हैं तो उसके बाद अब ठीक से व्यवस्था करेंगे तो अंत फिर हम धीरे धीरे स्थिति ठीक होगा मेरा। अब इसमें जितनी भी बातें निर्देशक सिद्धांत में जो कि मौलिक अधिकार के साथ जब रखा गया था तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कल्याणकारी कार्यों के लिए बनाया गया पूरा सिद्धांत है। अध्याय में पूरी कल्याणकारी बातें हैं। मौलिक अधिकार के साथ रखने का इसका नुकसान क्या था, उसमें नुकसान ये था कि मौलिक अधिकार वाद योग है। ठीक है, जब भी आपको नहीं मिलेगा तो आप न्यायालय पहुंच जाइए कि भाई साहब हमको मौलिक अधिकार चाहिए और राज्य से आप डिमांड करिएगा। पर दिक्कत ये है कि इसको भी आप राज्य से डिमांड करने लगे मौलिक अधिकार के तरह तो राज्य को दिक्कत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राज्य को इसको देने के लिए पैसे खर्च करना पड़ेंगे। मौलिक अधिकार को देने के लिए राज्य को पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, संसाधन की ज़रूरत नहीं है, पर इसको देने के लिए राज्य को पैसा खर्च करना पड़ेगा। कैसे समझ सकते हैं, तो इसको समझिए। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल से समझ लेना इसको। मान लीजिए कि आप एक घर में रहते हैं, ठीक, और आपको घर वाले से कुछ डिमांड है। उसमें से घर वाले ने ये कहा कि देखो भाई साहब तुमको जो खेलने का अधिकार है ये मौलिक अधिकार है। आप अपने पिताजी से, अपने घर वाले से क्या कर सकते हैं, खेलने का अधिकार आप हमेशा डिमांड कर सकते हैं। एक एग्जांपल ये लेते हैं कि मान लीजिए कि इसके साथ साथ आपके वस्त्र का अधिकार, आपको परिवहन के लिए एक अच्छा गाड़ी दिया जाए वो अधिकार, ठीक, और फिर उसके बाद भोजन का अधिकार, ये सब भी क्या बना दिया जाए, भोजन का अधिकार क्या बना दिया जाए, मौलिक अधिकार बना दिया जाए। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, तो दिक्कत क्या समझना है आप बात को, खेलने का अधिकार देने के लिए आपके परिवार को कोई पैसे खर्च करने नहीं पड़ रहे थे। ठीक, में भी हो सकता है कि आप ऐसे बच्चे हैं जो उसके पास खेलने का उपकरण तो नहीं है पर आसपास वाले लोगों से जाके मिलके खेलना शुरू कर देते हैं उसके साथ। तो बस उसमें क्या होता है कि आपको बस उपस्थित होना होता है खेलने के लिए। या फिर कोई ऐसा कोई गेम खेल रहा है जिसमें आपको किसी बहुत ज़्यादा उपकरण के, महंगे उपकरण की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक, इस तरीके के। लेकिन जब भी वस्त्र और भोजन की बात आएगा तो ये तो भाई क्या है, ये इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, गाड़ी की बात आएगी, आपको गाड़ी चढ़ने के लिए दिया जाए तो उसके लिए पैसे खर्च करना पड़ेगा। ठीक, और आपके परिवार की स्थिति बहुत ठीक है नहीं।
अब ये दोनों यदि मौलिक अधिकार हो तो दिक्कत क्या है? आपके पिताजी जब भी आपको वस्त्र नहीं दिलाएंगे, गाड़ी नहीं दिलाएंगे, ठीक है, तो आप क्या करें? देखिए भोजन तो ऐसे भी आपको मिलता है खाने के लिए, अंतर जीवन जीने के लिए, पर इसमें ये रहे भोजन में भी ये कर दिया जाए कि भोजन में आपको सुबह शाम मतलब पनीर की सब्जी मिलेगी, ठीक है, उसके साथ जो भी अभी यदि आप नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति है तो आपको नॉनवेज दिया जाएगा सुबह शाम इस तरीके से। अब ये अधिकार दे दिया जाए, ठीक, तो आपके घर वाले का तो हालत खराब। और ये भी यदि मौलिक अधिकार हो तो आप तो हमेशा अपने घर वाले के खिलाफ चले जाइए कहीं पे भी, ठीक है। तो इस कारण से क्या किया गया कि घर वाले क्या है कि एक काम करो, इस वाले को मौलिक अधिकार नहीं मानो, इस वाले को मानो कि हम ये हमारा कर्तव्य होगा कि हम अपने बच्चों को ये देना चाहते हैं, ठीक है। और ये खेलने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, इससे घर वाले का बहुत नुकसान नहीं है। तो शुरुआती दौर जब हमारा समाज ये जो हम आज़ाद हुए थे तो आज़ाद हुए थे हमारे पास संसाधन उतने अधिक मात्रा में थे नहीं, तो अंततः हमने ये कहा कि एक काम करते हैं, जो लोक कल्याणकारी वाला मामला है, डीपीएसपी वाला मामला है, जिसमें जितने भी बातें लिखी गई है उसको हम लोग कर देते हैं कि भाई मौलिक अधिकार से अलग कर दो, क्योंकि ये मौलिक अधिकार के साथ रहेगा तो हर कोई डिमांड करने लगेगा, डिमांड वो भी हक के साथ, क्योंकि उनका अधिकार बन जाएगा वो, ठीक है। और फिर सरकार के पास, राज्य के पास इतना संसाधन है नहीं कि उसको पूरा करवाया जा सके, इसलिए इसको अलग कर दिया गया। और फिर इसमें यह कहा गया कि राज्य अपने हिसाब से जब भी मतलब राज्य जब भी कोई नीति बनाएगा तो जनता की बात का ध्यान रखेगा, और डीपीएसपी में जितनी भी बातें लिखा गया है उसका ध्यान रखेगा ताकि नीति निर्माण सही तरीके से हो। अच्छा, इसमें गलत क्या है? तो गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है, गलत बहुत आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे आपको नीचे में बहुत सारे लोग मिलेंगे, ये अभी हम आपको ही दिखाएंगे, ठीक है, उसमें मिलेंगे कुछ लोग जो इसकी आलोचना कर रहे हैं, ठीक है, पर गलत बहुत नहीं, क्योंकि अंतर देखिए आज लोगों को मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुनाव जीतने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं लोक कल्याणकारी कार्य, यदि काम नहीं करेंगे तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जैसे आपके एरिया में कोई व्यक्ति है, वो चुनाव जीत गया, मान लीजिए कि एक बार चुनाव जीत गया, किसी भी कारण से पहली बार चुनाव जीत गया, पर वो अगली बार आपके लिए पुलिया नहीं बनवाएगा आपके पंचायत में, ठीक है, कहीं पे कल नहीं करवाए, कहीं पे सामुदायिक भवन का विकास नहीं करे, ठीक है, सड़क नहीं बनवाए, तो आप क्या करेंगे? अगली बार उसको वोट नहीं देंगे, ठीक है। आपके लिए कोई भी लोक कल्याणकारी कार्य ना करे, ठीक है, किसी को पेंशन दिलवाना हो, किसी को कुछ दिलवाना हो, तो सब काम ना करे, तो आप क्या करिएगा? उसको अगली बार वोट नहीं दीजिएगा। तो जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं किसी व्यक्ति विशेष का, उसका पूर्ति मतलब उसको यदि लेना है, उसको अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरा करना है, तो अंततः उसको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, तभी वो व्यक्ति क्या करेगा? अगली बार चुनाव जीत पाएगा। तो अंततः ये है कि लोक कल्याणकारी कार्य स्थापना हो जाता है। पर कभी होता है कि कोई व्यक्ति अच्छे से कर रहा हो, कोई व्यक्ति नहीं कर रहा हो, ठीक, तो वो शुरुआती दौर में उद्देश्य ये था कि हमारा संसाधन बहुत सीमित है, तो हम सब व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार दे देंगे तो सबको डिमांड करने लगेंगे, इसलिए हम नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको मौलिक अधिकार से अलग करके रखा गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट है उसको समझते हैं। तो डीपीएस से संबंधित प्रमुख बिंदु, इसमें पहला पॉइंट क्या है? तो ये है आपका, यह संविधान की प्रस्तावना में लिखित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भाईचारा की भावना पर आधारित है। ये आप पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, प्रस्तावना वाला। यदि नहीं पढ़े होंगे तो आप पढ़िएगा उसको, पहले उसको समझिएगा, पूरा एक टॉपिक है अपने आप में और अच्छा है पूरा समझने के दृष्टिकोण से, तो वहाँ पे समझिएगा। थोड़ा सा आपको बता देते हैं यहाँ पे सामाजिक का मतलब क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का मतलब क्या है। समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना हो तो उस तरह का न्याय उसको मिलना चाहिए, ठीक है। आर्थिक तौर पे मतलब किसी व्यक्ति को अमीर गरीबी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, उस तरह का न्याय मिलना चाहिए उसको, ठीक है। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि जो भी राजनीतिक अधिकार सरकार की तरफ से किसी व्यक्ति विशेष को मिलता है उसको मिलना चाहिए, ठीक है, तो वो ये मिलना चाहिए। तो इस तरह का तीन चीज़ें हैं तो उसको न्याय बोला जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भाईचारा, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, किसी व्यक्ति को फ्रीडम हो, ठीक है, समानता, इक्वलिटी हो, और बंधुत्व मतलब लोगों के बीच में भाईचारा का बातचीत हो, ठीक, इस तरह के, तो उस भावना पर आधारित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य को आप इंग्लिश में समझना चाहें तो इसको बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट क्या होता है कि वैसा स्टेट जो जनता के कल्याण की बात करता हो, ठीक, लोक कल्याणकारी, ठीक है, लोक कल्याणकारी मतलब जनता के कल्याण की बात करता हो, उसको बोलते हैं वेलफेयर स्टेट, ठीक। तो इसका उद्देश्य है, मतलब इसमें जितने भी प्रावधान लिखे गए हैं, आप जब भी आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे, ठीक है, इसमें जितने भी प्रावधान लिखे गए हैं वो जनता के कल्याण के लिए ही हैं, ठीक है, तो लोक कल्याणकारी कार्य के लिए ही हैं, ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को यथाशक्ति लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यह हटा दीजिए तो बात ठीक हो जाएगा, लैंग्वेज चेंज हो जा रहा है यह के कारण से। देखिए यहाँ पे यदि आप यह को हटा देंगे यहाँ से, तो
तो जनता की हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को यथाशक्ति लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, आप एक लाइन सुनते ही पंडित जी से, यथाशक्ति तथा भक्ति, ऐसा कुछ कट के। ठीक है, तो यहाँ पे यथाशक्ति का मतलब क्या है कि जितनी आपकी शक्ति है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको खर्च करना है किसी भी समाज के लिए 10,000 रुपये। ठीक है, पर आपके पास अभी है 5,000 रुपये, तो आप क्या करेंगे, 5,000 रुपये खर्च कर देंगे फिर, और जब भी फिर 5,000 रुपये आएगा तो 5,000 रुपये फिर खर्च करेंगे। इस तरीके से आपके पास 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये खर्च कर दीजिए। ठीक है, और फिर जब बाकी पैसा आएगा तो फिर आप धीरे धीरे खर्च करते रहिएगा। तो वही कहा कि जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए, आर्थिक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे यहाँ जो लोकतंत्र का स्वरूप है वो क्या है, प्रशासनिक स्वरूप है। ठीक है, प्रशासनिक नहीं, पॉलिटिकल स्वरूप कह लीजिए। ठीक है, हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का लोकतंत्र है। ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आप एडमिनिस्ट्रेटिव डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं इसको। ठीक, क्या होता है ये होता है कि जनता जब भी किसी व्यवस्था को चुनेगी, राजनीतिक व्यक्तियों को चुनेगा, तो जनता के पास ये अधिकार है। जो लोकतंत्र आपका स्वरूप आपको वहाँ पे दिखता है कि जनता है उसको चुनती है। ठीक है, और फिर वो वही लोग जनता पे शासन करते हैं। तो एक स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है। पर आर्थिक लोकतंत्र हमारे समाज में नहीं है। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब क्या है कि एक मान लीजिए कि नाम है इसका धनी, ठीक, और एक का नाम है मनी। अभी दोनों का नाम धनी मनी है, पर इसके पास पैसा नहीं है। इसके पास मान लीजिए कि 1,000 रुपया है और इसके पास 200 रुपया है। ये आर्थिक लोकतंत्र नहीं हुआ। ठीक है, आर्थिक लोकतंत्र क्या होना चाहिए कि ऑलमोस्ट बराबर की स्थिति में तो हो ही कम से कम। किसी के पास, इसके पास 900, इसका 1,000 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से, या फिर बराबर ही हो। ठीक है, ये तो आर्थिक लोकतंत्र की आवश्यकता बहुत है। ठीक, आप यदि ये एक्टर के कैरेक्टर के आधार पर डिसाइड करिएगा, जो कि बॉलीवुड के जो एक्टर होते हैं उसमें आप एक कैरेक्टर होता है विनोद। ठीक है, अब वो बहुत दीनहीन टाइप का दिखाया गया। ठीक है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, दिखाया गया इस हिसाब से। और एक तरफ है आपका कोई बहुत बड़ा एक्टर ले लीजिए, अक्षय कुमार ले लीजिए। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ जो विनोद है ये क्या है, बहुत सिंपल कैरेक्टर है, इसके पास बहुत संसाधन नहीं है, इस तरीके का व्यक्ति। ठीक, और ये अक्षय कुमार, इनके पास बहुत पैसा है। ठीक, वैसा। अब ये क्या है, तो इनके पास पैसा है। अब पैसा इनके पास कैसे है, आप मेहनत किए क्या किए, वो सब अलग की बात है। ठीक है, तो इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास कम पैसा है। ये क्या है, हमारे यहाँ आर्थिक लोकतंत्र न होने का एग्जाम्पल है। यदि आर्थिक लोकतंत्र होगा तो व्यक्ति विशेष सभी के पास क्या हो, एक तरह के समान स्थिति होगी। समान ना हो तो कम से कम इतना तो हो कि व्यक्ति जीवन अच्छे तरीके से जी पा रहा हो। ठीक, ऐसा तो आर्थिक लोकतंत्र वो होता है। यही कहा गया यहाँ पे कि जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को यथाशक्ति लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो राज्य अपने हिसाब से, अपनी क्षमताओं के हिसाब से क्या करेगा, लागू करेगा। ठीक, जैसे आपके परिवार में ही होता है कि आप मांगे 1,000 रुपया कि भाई ये हमको ये खर्च करना है, पर जरूरी नहीं है कि 1,000 रुपया आपको मिल ही जाए। पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं देखो भाई इतना पैसा नहीं है, एक काम करो अभी तुम इतना 500 रुपये ले लो, और अगली बार फिर हम देखते हैं कि अगले महीने में या फिर कभी कुछ समय बाद आपको 500 रुपये और दे दिया जाएगा। ठीक, तो ये वाला बात है कि यथाशक्ति उनके पास जितनी शक्ति था उतना आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने पैसा दिया। अब फिर अगली बार वो फिर से देंगे जब उनके पास आ जाएगा। ठीक, वैसा। तो ये अगला आपका पॉइंट है कि डीपीएसपी से संबंधित विभिन्न विचारकों के मत, मतलब डीपीएसपी पे अलग अलग विचारकों का क्या क्या मत था, उन्होंने क्या क्या कहा है, उस सब के बारे में समझना है अपने को। तो एक व्यक्ति, उनका नाम है केटी शाह। क्या नाम है? केटी शाह। और इनका विचार ये है कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार क्या किया जाएगा, अदा किया जाएगा। डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। ठीक, तो डीपीएसपी के बेसिकली चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करेगा। जैसे मान लीजिए चेक क्या है, चेक बेसिकली आपको एक अमाउंट रहता है उस पर लिखा हुआ, अपने सिग्नेचर करते हैं। किसी व्यक्ति से आपको पैसा लेना है, ठीक, और वो पैसा लेके वो व्यक्ति क्या किया, चेक काट दिया आपके नाम का, ठीक, और आप गए बैंक में देने के लिए। तो बैंक कहता है भाई साहब पैसा यहाँ पे चेक रख दो, ठीक, इसमें तुम्हारा कितना लिखा हुआ है, 1,00,000 रुपये लिखा हुआ, ठीक, 1,00,000 लिखा हुआ। अब हम इसको पहले 20,000 देंगे, ठीक है, 20,000, फिर 20,000, फिर 30,000 का भी दे देंगे। इस तरीके से हम पैसा देंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है। कह रहे हैं कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। और इनका कहने का मतलब ये कि सरकार अपने हिसाब से, मतलब इन्होंने तो लिख दिया कि डीपीएसपी में मतलब बहुत अच्छे से सिद्धांत है, जनता का कल्याण होगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। पर इस लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो करने का अपना उनका जो मंशा है वो अपने हिसाब से करेंगे, ना कि जनता इसका डिमांड कर पाएगी और उसका मौलिक अधिकार होगा। इस तरीके से कुछ बातचीत नहीं होगा। उनको जब लगेगा तब करेंगे। उनको लगेगा कि आज हम 1,000 रुपये दे देते हैं तो दे दो, किसी दिन आया कि 10,000 रुपये दे देते हैं तो दे दो,
पर उनके हिसाब से होगा, हमारे हिसाब से नहीं होगा, जनता के हिसाब से नहीं होगा, ठीक। वैसा ये कहना चाह रहे हैं। अगले आपके व्यक्तियों का नाम है टीटी कृष्णमाचारी और ये कहते हैं कि भावनाओं का क्या है, अस्थायी कूड़ाघर है, ठीक। तो डीपीएसपी क्या है, भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर है, ठीक। अस्थायी कूड़ाघर का क्या मतलब है, भावनाओं का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि आपको बता दिया गया कि आज आप किसी के घर गए या फिर आप किसी से फ़ोन पे बात किए तो बोला कि देखो हम तुमको पूड़ी सब्जी खीर और मिठाई वगैरह सब कुछ अच्छा खाना खिलाएंगे, ठीक। अब बोले एकदम सही आदमी है यार। और आप किसी दिन चले गए तो उस दिन उसके पास सिर्फ मिठाई था, पूड़ी सब्जी खीर नहीं था, तब कहा काम करो मिठाई खाओ, या फिर कुछ और ले लीजिए कि पूरी सब्जी था बाकी खीर वगैरह मिठाई उठाई नहीं था, और कहा कि ये खाओ, फिर ये जो खीर और मिठाई बच गया है इसके लिए हम फिर जब बुलाना होगा तब हम तुमको बुलाएंगे, ठीक है। वैसी वाली बातचीत। पहली बार तो आपको क्या किया कि पहली बार एक आपको लालच दिया कि अब तुमको क्या मिलेगा, पूड़ी सब्जी मिलेगा, खीर मिलेगा, मिठाई मिलेगा, ये सब मिलेगा। आप एकदम खुश कि यार मस्त आदमी है, हमको खिलाएगा, मस्त खाना खिलाएगा, ठीक है। उसमें आपको और कोई सब्जी जोड़ दीजिए, पनीर का सब्जी दे दिया, बोल दिया कि पनीर का सब्जी भी खिलाएंगे तुमको, ठीक है, सब्जी में पनीर का सब्जी रहेगा, और आप खुश हो गए। पर वो क्या कह रहा है कि एक काम करो, आज पूरी सब्जी खाओ, कल मिठाई खाने आना, परसों क्या खाने आना, खीर खाने आना। आपके भाई साहब एक साथ मिलता तो मज़ा आता है ज़्यादा, ठीक है। तो यही वाला बातचीत यहाँ पे है। इन्होंने कहा कि डीपीएसपी में क्या, डीपीएसपी में अच्छी प्रावधान लिखी गई है, ठीक है। जिससे क्या होगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, लोगों का कल्याण होगा, ठीक। पर लोगों का कल्याण कब होगा ये बात तो है नहीं लिखा हुआ, ठीक। तो क्या है, भावनाओं का बेसिकली अस्थायी कूड़ाघर है, मतलब इसमें कुछ फ़ायदा उदा है नहीं, कूड़ाघर की तरह है कि इसमें बस भरा हुआ है, भावनाएं भरी हुई हैं पर उसका कोई फ़ायदा जनता को मिलने वाला नहीं, जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, एक तरीके से बातचीत यहाँ पे कहा गया है, ठीक। ऐसा और भी व्यक्ति हैं अलग अलग, ठीक है, पर इतना ही आप ध्यान रखिएगा। जैसे एक व्यक्ति उनका नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन और उनका विचार ये था कि नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी जो है सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम है। क्या नाम है उनका, तो ग्रेनविल ऑस्टिन नाम है, ठीक है। और उनका क्या था, डीपीएसपी सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम है, उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम है। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। तो क्या है, डीपीएसपी क्या है, सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम है। और अगेन वही वाली बात, क्रांति जब भी आएगा इसका मतलब क्या, यहाँ पे तलवार नहीं निकालना अपने को, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है सामाजिक क्रांति, ठीक। सामाजिक क्रांति का मतलब क्या है कि समाज में एक चेंज आएगा, ठीक है, बदलाव आएगा। क्रांति शब्द का मतलब होता है सडन चेंज आना, ठीक है। तो जो भी डीपीएसपी में बात लिखी गई इसके कारण से सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये वाली बात, तो सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति का एक माध्यम है, ठीक, ऐसा कह रहे हैं हम। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो आपका है वो है संवैधानिक प्रावधान, डीपीएसपी से जुड़ा संवैधानिक प्रावधान, इसको देखते हैं हम लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ डीपीएसपी, इसको आप ऐसे कह सकते हैं। तो डीपीएसपी से जुड़ा संवैधानिक प्रावधान, पहला पॉइंट क्या है, डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में है, ठीक। 36 से 51 तक में आपको डीपीएसपी के बारे में जानकारी मिलेगा। ये लिया कहाँ से गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यह भारत शासन अधिनियम, यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश पत्र को भारतीय संविधान में डीपीएसपी के तत्व के रूप में स्थान दिया गया था। तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसका जो अनुदेश पत्र लिखा हुआ है उसका इंग्लिश नाम है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसका अनुदेश पत्र का इंग्लिश नाम है, ठीक है। और इसमें क्या था, तो भारत के जो थे गवर्नर जनरल, जिसको आप वायसराय भी कहते हो, तो गवर्नर जनरल को ये कहा गया था कि जो औपनिवेशिक कॉलोनियाँ है, जो कि अंग्रेज का कॉलोनी था, ठीक, उसमें कुछ कल्याणकारी कार्य का काम करेगा, ठीक। तो जो 1935 में अनुदेश पत्र दिया गया था किसके लिए, गवर्नर जनरल के लिए, और उनको कहा गया था कि आप जिन क्षेत्रों में काम करते हैं उस क्षेत्रों में कुछ लोक कल्याणकारी कार्य करेंगे, उसका विवरण उस पत्र में दिया गया था। तो उसी तरीके के प्रावधान को यहाँ पे भी डीपीएसपी में लिया गया कि डीपीएसपी में भी आज में भी क्या है, कल्याण के लिए कुछ आपको प्रावधान दिए गए हैं, ठीक, वैसा। अगला आपका, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है इस पूरे टॉपिक में, ठीक। पूरे टॉपिक का मतलब ये कि जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें क्या है,
जिसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। वही जो आपको शुरुआती दौर में बताया था कि मौलिक अधिकार के साथ ही पहले इसको रखा गया था, पर मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू करवा सकते हैं पर इसको नहीं करवा सकते हैं, दिक्कत है ठीक करवाने में। तो इस बात पे अंततः एक विरोध आपको, तो यहाँ पे क्या है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकता है, और मतलब क्या हुआ कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते, चूँकि शुरुआती दौर में अलग जो किया गया था कि मौलिक अधिकार जो है कि उसको न्यायालय के द्वारा लागू करवा सकते हैं, इसको नहीं करवा सकते हैं। मतलब आप जब भी आपके इसमें जैसे मान लीजिए कि आप डीपीएसपी का प्रावधान पढ़ें, आपको लगा कि मेरे लिए अच्छी बात है, और आप पहुँच गए न्यायालय के पास कि देखिए इसमें जो बातें लिखी गई हैं ये तो अच्छा बात है, हमारा कल्याण होगा इससे, एक काम कर इसको लागू करवाइए। तो न्यायालय कहेगा ये आपका अधिकार नहीं है, आप मौलिक अधिकार की तरह अपने अधिकारों को डिमांड करने के लिए इसमें तो नहीं आ सकते, वो मौलिक अधिकार में ही आ सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे राज्य का जब मन करेगा तब इसको काम करवाएगा, नहीं मन करेगा तो नहीं करवाएगा। बस ये देखिए, पढ़िए, खुश रहिए आप, ठीक है। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप इसका डिमांड करिए, ठीक है, राज्य अपने हिसाब से करेगा, ये बात है। इसको एक और कहते हैं, इसको कहते हैं कि ये वाद्य योग नहीं है, ठीक है, तो आप इसको वाद्य योग नहीं भी कह सकते हैं। ये अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय का मतलब लागू नहीं करा सकता है, तो इस तरह की बातचीत, मतलब न्यायालय में इसके बारे में कोई बात विचार नहीं होगा, तो इसलिए कहा है कि वाद्य योग नहीं है। जैसे आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ, आप न्यायालय में गए, कंप्लेन किए, तो न्यायालय कहा ठीक है तुम्हारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, हम बातचीत करेंगे। पर आप गए कहें कि डीपीएसपी हमारा नहीं मिला, ठीक है, डीपीएसपी में जो ये प्रावधान लिखा हुआ ये हमको नहीं मिलता है, तो न्यायालय कहेगा घर जाओ, ठीक। संसद जब अब भी नियम बनाएगा तो नियम जब बना देगा तो उसके बिहाफ पे किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं कि तुम आओगे देख के कि हाँ आज हम डीपीएसपी पढ़े थे, इसमें ये बात लिखा हुआ है पर हमको नहीं मिला है, हमको दीजिए, ठीक, वैसा नहीं कर सकते हो तुम घर जाओ। संसद जब ऐसे जुड़ा हुआ कोई नियम बनाएगा तो उस पर यदि कोई काम नहीं होता है तब तुम हमारे पास आना, पर पहले नहीं आ सकते हो, ठीक, वैसा। तो इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया सकता है। अब इसके दो अलग अलग वर्गीकरण हैं, ठीक, कि फंडामेंटल राइट में क्या अंतर होता है, डीपीएसपी में क्या है। तो पहला है कि फंडामेंटल राइट क्या है, प्रवर्तनीय। प्रवर्तनीय का मतलब है कि इसको आप लागू करवा सकते हैं, ये क्या है, अपरिवर्तनीय है, ठीक। उसके बाद है ये वाद्य योग है, मतलब इसके ऊपर चर्चा हो सकता है न्यायालय में, ये अवाद्य योग है। यदि आपका डीपीएसपी नहीं पूरा हो रहा है, सरकार नहीं दे रहा है, तो इसके लिए आप बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसे न्यायालय लागू करवाएगा पर इसे न्यायालय लागू नहीं करवा सकता, ठीक है, ध्यान रखिएगा डीपीएसपी का है, क्योंकि डीपीएसपी में जितने ही प्रावधान है उसको लागू करवाने में सरकार का खर्च होता है, तो सरकार अपने हिसाब से करेगा, आप उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका संविधान के भाग 4 से संबंधित अनुच्छेद, उसमें वर्णित विषय, इसके बारे में पढ़ना है। इसको हम सेकेंड पार्ट में कवर कर देंगे, फर्स्ट पार्ट में इतना ही। तो फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर सवाल आपका सेकेंड पार्ट से बनेगा, पर फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कि समझना है, नहीं समझेंगे तो बात आपका बनेगा नहीं, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट समझना है। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट में सवाल तो ज़्यादातर यहीं से बनता है क्योंकि आर्टिकल पूछे जाते हैं आपसे, तो उसमें सेकेंड पार्ट में उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, देखते रहिए, समझते रहिए इस चीज़ों को।